हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और चलो आज से हम भी अपनी फाइनल प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं। जी हाँ, अब से आएंगे आपके डेली प्रैक्टिस सेशन और आज है प्रैक्टिस सेशन नंबर 1। और इसमें करेंगे क्या, इसमें हम 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन सोल्व किया करेंगे। ठीक है, जिससे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू ही, और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो आप प्रिपरेशन करते आ रहे हो। जिन बच्चों ने सैम्पल पेपर सोल्व करना स्टार्ट कर दिया था वो बहुत अच्छी। ठीक है, सैम्पल पेपर आपको ज़रूर सोल्व करना है। और यहाँ पे मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे इससे कवर हो जाएंगे, और आपके चैप्टर्स के डाउट भी क्लियर होते जाएंगे, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, मैं क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ। और आपका जो भी स्कोर होगा, मतलब अगर ये 5 क्वेश्चन हैं तो 5 में से आपके कितने ठीक हैं, ठीक है, वो आप ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में कि मेरे इतने ठीक हुए हैं। और मेरे साथ ही सोल्व करने की ट्राई करना भाई। ठीक है, रफ कॉपी आप लेके बैठो। और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादातर वॉच टाइम नॉन सब्सक्राइबर्स से आ रहा है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है देखो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन ह्यूमन मल्टी सेलुलर, मतलब ह्यूमन नहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों चाहिए होता है। देखो, रेस्पिरेशन आपने प्लांट्स में पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन से भी हो जाती है ना। रेस्पिरेशन तो हमारे डिफ्यूजन से भी हो जाती है। प्लांट्स जो हैं वो डिफ्यूजन से ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इन एंड आउट करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस फॉलो होती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन क्यों नहीं होता, इसलिए ये पूछ रहे हैं। तो भैया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बहुत बड़ी बॉडी होती है उनकी। ठीक है, ऑक्सीजन नीड इज मोर, O2 नीड इज मोर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमंस की ही बात कर लो आप, है ना, हम अपने से लेके चल सकते हैं। ह्यूमन में O2 की नीड बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर सेल को चाहिए। तो इतनी ऑक्सीजन तो डिफ्यूजन से हर पार्ट तक नहीं पहुंचाई जा सकती, है ना। इसीलिए हमें एक अलग से अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए। डिफ्यूजन नहीं कर सकते, डिफ्यूजन से सारे सेल्स तक, हमारी बॉडी के सारे सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती। ठीक है, O2 नीड इज मोर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड डिफ्यूजन इज नॉट एबल टू, एंड डिफ्यूजन इट इज नॉट सफिशिएंट, ऐसे लिख देते हैं, एंड डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट to meet the requirement, to meet the oxygen requirement of multicellular organisms। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो था वो हमारा कवर होता है। सेकंड में रीजंस देने हैं भाई। रीजंस पहला क्या पूछा हुआ है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट। थ्रोट में, गले में हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, है ना। अगर ऐसे ये है तो यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होती हैं, ठीक है। सेकंड का ए की अगर हम बात करें तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होती है भैया, एयर पासेज ये कोलैप्स ना कर जाए, ये चिपक ना जाए आपस में, है ना, सो दैट एयर पासेज डू नॉट कोलैप्स। ये रास्ता ही अगर बंद हो गया तो सांस कहाँ से आएगी, ये इसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, और सेकंड क्या है, लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल एयर। भैया हमारे लंग्स, ठीक है, हमारे लंग्स में हमेशा ही कुछ ना कुछ ऑक्सीजन या कुछ ना कुछ एयर भरी रहती है। क्यों भरी रहती है, ठीक है, क्यों भरी रहती है भाई, जल्दी से आंसर करना इसका। कॉपी में लिख लिया अपना, अपने अपनी कॉपी में तो लिख लिया होगा ना। देखो, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो उसके बीच में भी क्या लगता है, टाइम लगता है। तो उस टाइम भी तो हमारी बॉडी में सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो एक तो ये रीज़न है, और दूसरा वही कोलैप्स ना हो जाए द रेजिडुअल एयर ऑफ वॉल्यूम। रेजिड, स्पेलिंग गलत हो रही है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रिवेंट्स कोलैप्स, कि आपके लंग्स कोलैप्स ना कर जाएं। अब मेरे को जल्दी से कमेंट में लिख दो कि कितनी होती है रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स में, कितनी होती है। ठीक है, कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ
कि आप सांस ले रहे हो, ठीक है, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, इसमें भी टाइम लगता है बेटा। और इस बीच में अगर आपके लंग्स में हवा ही नहीं हुई तो वो चिपक जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, है ना। और उसी टाइम हमारी बॉडीज़ को भी क्या चाहिए भैया, ऑक्सीजन भी चाहिए। उस टाइम पे भी इंश्योर करना है कि ऑक्सीजन मिल रही हो, ठीक है। और यह जो टाइम लग रहा है मेन रीज़न तो ये है, ठीक। अलाउज, ऐसे लिख लेते हैं इसको, बिकॉज इट अलाउज गैसियस एक्सचेंज, it allows gaseous exchange to continue between breathe। जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है, तो सांस चलती रहे आपकी। थर्ड पार्ट क्या है, सेकंड का थर्ड पार्ट, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और रिब्स ऊपर उठ जाती हैं जब हम ब्रीद करते हैं। ऐसा क्यों भैया, जब आप ब्रीद इन कर रहे हो तो आपके अंदर एयर जा रही है, वो सक्शन बनाने के लिए ना, ठीक है ना, सक्शन क्रिएट करने के लिए, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए डायफ्राम क्या हो जाता है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। डायफ्राम क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। ये चीज़ पढ़ी हुई है ना आपने, वेरी गुड जिसने पढ़ी हुई है भाई। जिसको नहीं ध्यान आ रहा है तो थोड़ा सा तैयारी करना। इसका कैसे लिखें, सो दैट, ऐसे लिख लेते हैं, सो दैट चेस्ट कैविटी एनलार्ज हो जाए, चेस्ट कैविटी एनलार्ज, चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाएगी, है ना। एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम creates a vacuum, creates a vacuum which pulls in air, जो एयर को अंदर खींचता है, which pulls in air, ठीक है ना, जो एयर को अंदर क्या करता है, खींचता है, उसके लिए डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट होता है। फोर्थ पार्ट, वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। हाँ, तो एल्वियोली क्या करती है, एल्वियोली के अंदर बहुत सारा क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। क्यों, है ना, लंग्स से क्या होनी है भैया, ऑक्सीजन जानी है, ऑक्सीजन हर पार्ट तक जाए, ऑक्सीजन हर पार्ट तक जाए, तो ये ज़रूरी है ना हमारे लिए। तो इसीलिए एल्वियोली में क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, क्योंकि एल्वियोली के अंदर ही तो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, है ना। दिस इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड, ब्लड और एल्वियोली में, ठीक है ना, एल्वियोली से क्या जाएगी, O2 जाएगी, ब्लड से क्या जाएगी, CO2 जाएगी, है ना। एल्वियोली में इनका गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ना एल्वियोली, ठीक है। तो आई होप आपका फर्स्ट क्वेश्चन ठीक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये डायग्राम आप देखो भैया, ठीक है, एक डिफेक्टेड आई का डायग्राम है ये, है ना। डिफेक्टेड आई का डायग्राम है, तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा डिफेक्ट है। तो यहाँ पे आपकी इमेज बननी चाहिए थी, है ना, यहाँ पे आपकी इमेज बननी चाहिए थी, यहाँ पे बन रही है भैया, मीन्स इस लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है। फोकल लेंथ, फोकस अभी ये यहाँ पे कर रहा है ना, फोकल लेंथ बढ़ गई है। किस डिफेक्ट में आपकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, या हम कहें कि किस डिफेक्ट में रेटिना के पीछे जाके आपकी इमेज बनती है, कौन सा डिफेक्ट होता है, नाम पूछा हुआ है ना। तो पहला नाम क्या आएगा इसका, हाइपरमेट्रोपिया, वेरी गुड, हाइपरमेट्रोपिया, या किसी ने बोला होगा फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, जिसमें दूर का आपको साफ दिखाई देता है, पास का साफ नहीं दिखाई देता। क्यों, आपका जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा सा खिसक जाता है, ठीक है। क्यों हुआ भाई, कोज सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है, इसका कोज क्या है इस डिफेक्ट के। तो क्या कोज होते हैं भैया इस डिफेक्ट के, पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि फोकल लेंथ बढ़ गई होगी लेंस की, है ना। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, focal length of eye lens increases
इंक्रीज कर जाती है फोकल लेंथ। और दूसरा रीज़न क्या होगा, आई बॉल बड़ी होएगी या छोटी होएगी। देखो इसमें साइज़ भी देख रहे हो आप, है ना, ये इलोंगेट करेगी या कॉन्टैक्ट करेगी, छोटी हो जाएगी ये, क्योंकि छोटी होएगी तभी क्या होएगा, इसकी फोकल लेंथ बड़ी है। ठीक है, तो सारा रीज़न भी आपको मिल रहा है। आई बॉल, ये तो आई लेंस की बात थी, आई बॉल की बात कर रहे हैं। आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, हैज़ बिकम टू स्मॉल, बहुत छोटी हो गई है आपकी आई बॉल। तो लो भाई, सेकंड भी हमने आंसर कर दिया है इसका। तीन नंबर के क्वेश्चन है ये, जितने आप ठीक करते रहोगे उतने आपको नंबर मिलते रहेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो हाउ दिस डिफेक्टेड विजन कैन बी करेक्टेड। तो भैया कैसे ठीक करेंगे, क्या लगाना पड़ेगा आपको, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करोगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे। कौन सा लेंस लगाओगे, कॉन्वेक्स लेंस आप क्या कर दोगे, लगा दोगे। ये जो दूर से आ रही है ना उसको क्या कर देगा, करेक्ट कर देगा, नियर पॉइंट को आपके करेक्ट करके और रेटिना पे क्या करेगा, इमेज आपकी ये बना देगा। ठीक है, ये आपके नियर पॉइंट को क्या कर देगा, करेक्ट कर देगा। तो किसका यूज़ किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका यूज़ करोगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करोगे। डायग्राम सही से बना के आना, डायग्राम के नंबर मिलेंगे आपको। डायग्राम गलत हो गया, नाम आप ठीक लिख के आए हो तो इसका आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप देखो आपका रिजल्ट क्या चल रहा है भैया। नेम एंड स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो आप कैसे करोगे भैया। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने का रूल कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब ये सिर्फ नाम नहीं बताना, उन्होंने लिखा हुआ है स्टेट। स्टेट का मतलब ये रूल को आपको डिफाइन करके आना है, ये रूल आपको पूरा का पूरा लिख के आना है। ठीक है, तो अब राइट हैंड रूल क्या कहता है, क्या कहता है भाई राइट हैंड रूल। मान लो अगर ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें ऐसे करंट जा रहा है, एक वायर है जिसमें ऐसे करंट जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि भैया आप जो थंब बनाओगे अपना, अब मैं थंब नहीं बना सकता यहाँ पे, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। ठीक है, जो थंब बनाओगे, थंब की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन में आप अपना थंब करो। और जब जैसे ही फिंगर आपकी कर्ल करेंगी, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। वैसे क्या बन रहे होंगे, लूप बनेंगे, और उसमें किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, सर्कुलर लूप्स बनेंगे ऐसे। ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है ना, अगर हम बनाएं मैग्नेटिक लूप तो ऐसे चल रही होगी भैया मैग्नेटिक फील्ड आपकी। और किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये आएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो लिखना क्या है इसमें, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड। सबसे मेन चीज़ तो यही है भाई, राइट हैंड में पकड़ना है आपको। ठीक है, सच दैट, और इस हिसाब से पकड़ना है, सच दैट थंब पॉइंट्स टूवर्ड, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस साइड आपका करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में क्या हो, आपका थंब पॉइंट करे। एंड द डायरेक्शन ऑफ कर्ल्स ऑफ फिंगर, डायरेक्शन ऑफ कर्ल्स ऑफ फिंगर, जिस साइड आपकी फिंगर कर्ल करेंगी उधर आपकी क्या होगी, वो क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। उस हिसाब से आपके कॉन्सेंट्रिक लूप्स बनेंगे। ठीक है,
एंड द डायरेक्शन ऑफ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता चल जाएगा। सेकंड क्या है भैया, फोर्स। फोर्स निकालने के लिए तो आप सबको पता ही होगा कौन सा रूल होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ठीक है भाई, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, और बड़ी गंदी सी मैंने ड्राइंग बना दी है। ये आपका थंब, ये आपकी फोर फिंगर, और ये आपकी मिडल फिंगर, है ना। इनको क्या करो, इस तरीके से पकड़ो कि ये आपस में क्या रहनी चाहिए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और कैसे, अब किसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, फोर फिंगर जो है उसको पॉइंट करो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस साइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उस साइड आपको फोर फिंगर करनी है। मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडल फिंगर को आपको करंट की डायरेक्शन में करना है। अगर आपने इन दोनों को इस हिसाब से सेट कर लिया तो जो थंब होगा वो आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा, गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये था आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फोर्स निकालने के लिए होता है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप मूव कराते हो तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है ना, उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो फोर्स को निकालना है तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो कि क्या डायरेक्शन होगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का आ गया, होमोलोगस सीरीज। शाबाश, ये तो चैप्टर हमने अभी ख़त्म किया था। तो फर्स्ट है होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, एल्कीन की भी हो सकती है, एल्कीन की भी हो सकती है, एल्काइन की भी हो सकती है ना, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की हो सकती है। तो यही तो कंडीशन थी कि उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम रहेगा, और उसके कारण केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। तो लिख दो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं हाइड्रोकार्बन की वो किस पे डिपेंड करती हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप पे। जब फंक्शनल ग्रुप ही सेम होगा तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम सेम होंगी। तो देखो 5 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट पढ़ो इसका। वाई इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाई इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 इज़ हायर देन C3H6 C2H4। आपको एक चीज़ बताई थी कि मोलिकुलर मास अगर बढ़ेगा, मोलिकुलर मास इंक्रीज करेगा तो उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ये दोनों क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो अब आप खुद देखो भैया, जो मोलिकुलर मास होगा वो CH4 का ज़्यादा होगा ना, C4H8 का ज़्यादा होगा C3H6 से या C2H4 से। साफ साफ पता चल रहा है, इसमें 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन हैं, इसमें 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन हैं, और इसमें तो 2 ही कार्बन और 4 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो मोलिकुलर मास इसका ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, ज़्यादा है। ये रीज़न है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट क्या था,
एक बार वो पढ़ते हैं। वाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कंपाउंड। भैया होमोलोगस सीरीज कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज हमें देखने को क्यों नहीं मिलता? अभी तो बताया, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है ना। इस चीज़ को दोबारा लिख दो भाई, देखो कितना बढ़िया है कि दो क्वेश्चन सेम आए हुए हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसको कैसे लिखें? बिकॉज chemical properties of carbon compounds, because chemical properties of carbon compound depends on functional group। फंक्शनल ग्रुप पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। एंड ऐसे लिखते हैं विच रिमेन सेम इन होमोलोगस सीरीज, जो कि होमोलोगस सीरीज में तो सेम रहता है। विच रिमेन सेम इन होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज में ये क्या रहता है, सेम रहता है। सो थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एज इट इज़ उठ के आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है, जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये सारे के सारे 2024 के हैं। 2024 में लास्ट ईयर, अभी इसी साल में जो पेपर हुआ था 10th का बोर्ड्स का, उसके क्वेश्चन हैं। अब ये चीज़ आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जब पढ़ाए थे, एक क्लास होगी जिसमें आइसोमर्स, उसके थंबनेल पे भी आइसोमर्स लिखा होगा, वो वाली देख लेना अगर नहीं देखी है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट था। और ये फोर्थ पार्ट, C3H6O से एक आपको एल्डिहाइड बनाना है और एक आपको क्या बताना है, कीटोन बनाना है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जिसको नहीं पता आइसोमेरिज्म, नहीं पढ़ा है किसी ने, तो डिटेल में पढ़ाया हुआ है भाई। तीनों टाइप का आइसोमेरिज्म पढ़ाया है हमने, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो देखो बनाओ अब इसको। 3 कार्बन एल्डिहाइड है, तो ये ऐसे बना देते हैं। और ये रहा स्ट्रक्चर भी हो गया। अब इसका नाम भी हमें लिखना है ना। तो 3 कार्बन के लिए कोई ब्रांच तो है नहीं है, 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ऑल फंक्शनल ग्रुप के लिए। कीटोन अगर आपको बनाना है तो ये लो, C3H6O, ये बन गया। अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ऑन। प्रोपेन 2 ऑन, या प्रोपेनोन भी कह देते हो। ठीक है, तो ये रहा, इसका नाम भी हो गया। तो ये क्वेश्चन भी देखो 5 नंबर में आया हुआ है 2024 में। तो बेटा जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है ना लेक्चर्स में, वो आप बस देख के चले जाओ और कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से केमिस्ट्री का ही है, हाइड्रोकार्बन्स का ही है। इसके ऑप्शन में आया हुआ था ये, ठीक है, चॉइस में आया हुआ था। राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड X है जिसमें 2 कार्बन है एंड इट्स सफिक्स क्या है, ओल है, मतलब एल्कोहल है वो। सिंपल सी बात करें, 2 कार्बन वाला एल्कोहल कौन सा होता है, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, इथ, ठीक है, एन ओल, इथेनॉल। 2 कार्बन वाला एल्कोहल क्या होगा बेटा, इथेनॉल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C2H5OH। अच्छा, स्ट्रक्चर भी बनाना है तो स्ट्रक्चर बना दो यार, स्ट्रक्चर बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 कार्बन और ये एल्कोहल लगा दिया OH, C2H5OH। क्लियर। चलो नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट। व्हाट हैपन्स व्हेन X इज हीटेड विद एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। कि भैया इथेनॉल को X क्या हो गया, ये है हमारा X को जब आप हीट करते हो एक्स कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पे, तो क्या होता है, ठीक है, क्या होगा भैया। ये अगर आपने देखा है या नहीं देखा लेक्चर, आई डोंट नो, आपको मैं लेक्चर बता देता हूँ, उसके थंबनेल पे क्या होगा।
केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी या फिर इथेनॉल, इथेनॉल वाला लेक्चर है वो, जिसमें दो कार्बन कंपाउंड्स पढ़ाए हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, ठीक, लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर है, उसमें इथेनॉल पूरा पढ़ा हुआ है हमने। तो जब आप हीट करोगे इथेनॉल को तो ये क्या है, आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। कैसे लिखी जाती थी, CH3 CH2OH, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या कर दो, हीट कर दो 443 केल्विन पे। ये नेसेसरी कंडीशंस होती हैं जो आपको लिखनी होती हैं। क्या बनेगा, इथीन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में पानी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है ये कैसे एक्ट करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। ये कैसे एक्ट करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। तो ये जो पानी था, है ना, ये निकल जाता है, ये बाहर आ गया, और क्या बन गया, 2 कार्बन रह गए, 4 हाइड्रोजन रह गए, CH2 क्या बन गया, इथीन बन गया। क्या हो गया, इथीन हो गया। थर्ड क्या है, नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। तो नेम तो लिख दिया भाई हमने, है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं। इथीन जो आपका मिला है, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन, ये कार्बन, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दिए, और फिर क्या आएंगे, हाइड्रोजन, सब्सिडरी एटम हमारे हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, तो हाइड्रोजन का ये कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और अब क्या कर दो, कार्बन का, इस कार्बन का 2 4 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। और ऐसे ही 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के कंप्लीट हो गए। इसको चेंज ही कर देते हैं, इसको ग्रीन वाले से लिख देते हैं, है ना, और इसको ब्लू से लिख देते हैं। तो ये दोनों, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, क्वेश्चन देखना अगेन कितने नंबर में था, 5 नंबर में था। केमिकल प्रॉपर्टी पूछी हुई है, इथेनॉल का फॉर्मूला पूछा हुआ है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी पूछ ली, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ लिया। अब क्वेश्चन देखो आप कैसे आ रहे हैं, हर एक चीज़ आपके सिलेबस से आएगी, और कोई भी टीचर से आप पढ़ रहे हो ना भैया, पढ़ते रहो, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन करते रहो। नेम 3 टेक्निक या डिवाइसेस यूज्ड बाय द ह्यूमन फीमेल्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ओके, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स पूछे हुए हैं आपसे। क्या है ये, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स आपसे पूछे हुए हैं। मेंशन द साइड इफेक्ट कोज्ड बाय ईच, क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। तो कॉन्ट्रासेप्शन के क्या मेथड आपने पढ़े हुए हैं, देखो 3 मेथड थे। एक था आपका बैरियर मेथड, है ना, और एक था आपका केमिकल मेथड, और एक था सर्जिकल मेथड। ये 3 मेथड थे, ठीक है। बैरियर मेथड में आपने 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, कॉपर टी या हार्मोनल टी। यूट्रस में कॉपर टी लगा देते थे, जिस पे कॉपर वायर होती थी, कॉपर वायर रिलीज होती, कॉपर रिलीज होता रहता था यूट्रस में। और ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है ना, हार्मोनल टी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रासेप्शन में। अब करता क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, है भैया, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। आप एक टी शेप का डिवाइस, ऐसी शेप का डिवाइस जिसमें यहाँ पे क्या है, कॉपर की वायर लगी हुई है, इसको आप यूट्रस में जब आप लगाओगे तो भैया ये यूट्रस में तंग तो करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा। क्या होगा, इरिटेशन इन यूट्रस। यूट्रस में बहुत ज़्यादा क्या होगी, इरिटेशन होगी। सेकंड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में पिल्स आती हैं, है ना, केमिकल पिल्स थी, आपने 2 तरह की पिल्स पढ़ी होंगी,
ओरल पिल्स और वेजाइनल पिल्स। ओरल पिल्स तो कंज्यूम की जाती हैं, वेजाइनल पिल्स क्या होती हैं, वेजाइना पे रख दी जाती हैं, तो हीटिंग के कारण क्या हो जाता है, स्पर्म्स वगैरह किल हो जाते हैं वहाँ पे। तो इससे होगा क्या, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है भैया, ये आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकती है, ठीक है ना, हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं इससे आपके। चेंज इन हार्मोनल बैलेंस। और सर्जिकल मेथड में क्या होता था, सर्जिकल मेथड में आपने सर्जिकल मेथड मेल और फीमेल के अलग अलग पढ़े होंगे। मेल में वैसेक्टोमी होता था सर्जिकल मेथड, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता था, है ना, फेलोपियन ट्यूब उसमें काट के और उसको सील कर दिया जाता था। ट्यूबेक्टोमी, इसमें आपकी फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं और फिर वहाँ पे उसको सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, देखो जब इसका ऑपरेशन होएगा, ठीक है, सर्जिकल है, सर्जरी होएगी इसकी, तो वहाँ पे जब भी सर्जरी होती है तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, मे कॉज इन्फेक्शन। और इन एरियाज़ में तो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, ठीक है, चाहे मेल की बात हो चाहे फीमेल की बात हो, फीमेल में ज़्यादातर। तो ये थे आपके कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड की प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। 3 मेथड यूज़ होते हैं, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। किसमें क्या होता है आपको बता दिया। नेक्स्ट पार्ट है इसका कि व्हाट हैपन इन द ह्यूमन फीमेल इफ़ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। भैया अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, ए पार्ट की अगर हम बात करें, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, या इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा और वो फिर यूट्रस में इम्प्लांट होएगा। फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपका जाइगोट बनेगा, और जाइगोट कहाँ होगा, इम्प्लांटेशन होगी। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट ऐसे लिखते हैं, इम्प्लांट इन लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है, 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड रहता है, ये चीज़ होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, फिर क्या होगा, तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो देखो यूट्रस तो हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है ना, कि एग को होल्ड करे वहाँ पे, मतलब जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, होल्ड तो करने के लिए वो अपने आप को तैयार करता ही है, इम्प्लांटेशन के लिए तो तैयार करता है यूट्रस। अब जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे जो यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर किया, प्रिपेयर इन द सेंस वहाँ पे लाइनिंग क्रिएट होती है, ठीक है, थिक हो जाती है यूट्रस की वॉल्स, वो ब्रेक करेंगी और वेजाइना से बाहर आएंगी, ब्लड भी आएगा, म्यूकस भी आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, थिक एंड स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ यूट्रस, थिक एंड स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ यूट्रस ब्रेक्स, ये टूटेंगी, एंड कम्स आउट ऑफ वेजाइना, वेजाइना से ये बाहर आएंगी और ब्लड भी आएगा, एज ब्लड एंड म्यूकस, जिसे गर्ल्स में क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, पीरियड्स बोले जाते हैं, जो हर मंथ होता है वो यही होता है कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो यही चीज़ होती है कि यूट्रस अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करता है, ठीक है, कि उसे तो ये है ना कि फर्टिलाइजेशन होगा, एग फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा, फिर वो उसकी इम्प्लांटेशन होगी, तो वो हर मंथ इस प्रोसेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। और जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर भैया जाइगोट नहीं बना आपका, है ना, तो वो बाहर आएगा, और यूट्रस ने जो अपने आप को प्रिपेयर किया था उसकी लाइनिंग थोड़ी मोटी हो जाती है, थिक हो जाता है, ठीक है, लेयर्स बन जाती है, वो टूट के बाहर आती है। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, अब यहाँ पे
इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा। इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, रेट एट विच, ऐसे लिखते हैं, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड। मतलब किस दर से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च किया है, कंज्यूम किया है, ठीक है। तो पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ये सब आपने लेक्चर में किया हुआ है। जिसने नहीं देखा, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर पढ़ा हुआ है, देख लो जब भी जाके। 7-8 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट है। और उसमें तो बच्चों के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी थी, न्यूमेरिकल भी हमने काफ़ी सोल्व किए हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की फॉर्म में आपको पावर का फॉर्मूला लिखना है। अच्छा, हमने ऐसे लिख दिया, तो P इज़ इक्वल टू V²/R फॉर्मूला लिखना है। भैया फॉर्मूला लिखने के नंबर मिल रहे हैं, और कितना आसान पेपर लोगे हैं। चलो नेक्स्ट, आपका ये न्यूमेरिकल दे दिया मेरे हिसाब से। एन इलेक्ट्रिक ओवन इज़ डिज़ाइन टू वर्क ऑन द मेन वोल्टेज ऑफ, कोई इलेक्ट्रिक ओवन है 220 वोल्ट की उसकी सप्लाई है, 11 यूनिट्स कंज्यूम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 11 यूनिट्स कंज्यूम करता है जब आप उसको 5 घंटे के लिए अगर आप चलाते हो। तो उसकी पावर निकालनी है, करंट निकालना है, कितना उसने खर्च किया, और उसका रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सारे पैरामीटर्स लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक तो वोल्टेज दी थी 220 वोल्ट, टाइम 5 घंटे के लिए रन किया था, 5 घंटे के लिए चलाया था, और पावर कंज्यूम कितना किया, 11 यूनिट्स। 11 यूनिट्स उसने कंज्यूम की। 11 यूनिट्स का मतलब क्या होता है, 11 यूनिट्स का मतलब 11 किलोवाट आवर, ठीक है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये पावर इनटू टाइम कर दो, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। हमसे क्या पूछा हुआ है, पावर रेटिंग पूछी हुई है। हमसे क्या पूछा है, पावर रेटिंग पूछी हुई है। तो पावर बता देते हैं, अभी बताया हमने। पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो कितना, 11 किलोवाट आवर। कितने टाइम चलाया, 5 घंटे। तो आर से आर कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा, 2.2। मीन्स 2.2 किलोवाट का आपका ओवन था, या फिर इसको बोलो 2200 वॉट। वॉट में कन्वर्ट करना है तो 2200 वॉट। तो ये ए पावर निकाल ली हमने। बी क्या पूछा है, करंट। करंट कितना इसने लिया है, 5 घंटे चलाया, तो इसमें करंट कितना लगा। तो करंट कैसे निकालें, फॉर्मूला याद आ गया, P इज इक्वल टू VI। पावर कितनी है, 2200, वोल्टेज कितनी है, 220 इंटू I। तो ये कितना आ गया करंट, 10 एम्पियर। यूनिट नहीं लगाओगे 0.5 मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। तीसरा क्या पूछा हुआ है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, अभी लिखा है पीछे, P इज इक्वल टू V²/R। तो R क्या हो जाएगा, V²/P, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 2200, 10, तो ये 22 ओम। तो ये लो भाई, पावर ये आ गई, करंट ये आ गया, और रेजिस्टेंस ये आ गया। तो देखो कितने इजी न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं यार, बहुत इजी भी आता है पेपर, बहुत टफ भी। टफ तो नहीं आता, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छे से है तो आपको नहीं होगी कोई दिक्कत। तो आज के लिए ये 7 क्वेश्चन थे आपके। अब मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ आपके कितने ठीक हैं, आपने कितने सोल्व किए, आपको कितनों के आंसर्स पता थे। तो आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं ना आपके, नहीं चल रहे तो अभी स्टार्ट होने वाले होंगे नेक्स्ट वीक से। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। अबाउट 80% से ज़्यादा जनता ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में।